नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम कहानी आधारित शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में कहानी आधारित शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा की आधारशिला थी, जो गुरुकुल प्रणाली और पारिवारिक परंपराओं के ताने बानों में गहराई से बुनी हुई थी। व्यापक लिखित अभिलेखों के पहले ओरल ट्रांसमिशन ही सर्वोपरि था। ज्ञान, मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के साधन के रूप में कहानियाँ काम करती थीं। नैतिक सिद्धांतों, नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारियों को स्थापित करने के लिए कहानियाँ शक्तिशाली टूल्स हुआ करती थीं। कथाएं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स के लिए संदर्भ प्रदान करती थीं, जिससे वो मेमोरेबल बन जाते थे। अब हम पंचतंत्र के बारे में बात करेंगे। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशु दंत कथाओं का ये संग्रह व्यवहारिक बुद्धि और राजनीतिक कौशल प्रदान करने के लिए कहानियों के उपयोग करने का एक प्रमुख उदाहरण है। पंचतंत्र की कहानियाँ बुद्धिमान बनने, लालची न होने और दोस्तों और दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करने हैं, इसके बारे में शिक्षा देती हैं। अब रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं हमारे। सदियों से मौखिक रूप से प्रसारित ये महाकाव्य सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक दुविधाओं और ऐतिहासिक विवरणों के भंडार के रूप में काम करते हैं। इन्होंने धर्म, कर्म और मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझने के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान किए हैं। इन महाकाव्यों में कई कहानियाँ हैं जिनका उपयोग परिवार के महत्व, कर्तव्य और किसी के कार्यों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सिखाने के लिए किया जाता है। जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जीवन में वर्णन करने वाली ये कहानियाँ बुद्ध के सिद्धांतों और नैतिक शिक्षाओं को व्यक्त करती हैं। इसमें करुणा, उदारता, निस्वार्थता के गुणों को दर्शाया गया है। पुराण पौराणिक ऐतिहासिक व्याख्यानों से युक्त इन ग्रंथों ने धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें देवी देवताओं और पौराणिक हस्तियों की कहानियों को धार्मिक शिक्षाओं के साथ जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे गुरुकुल प्रणाली की। गुरुकुल प्रणाली में गुरुजन जटिल दार्शनिक अवधारणाओं और नैतिक सिद्धांतों को समझाने के लिए कहानियों का उपयोग किया करते थे। वे छात्रों को कहानियों पर चर्चा और चिंतन में शामिल करते थे, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल रीजनिंग को बढ़ावा मिलता था। गुरुजन वेदों और अन्य जटिल धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए कहानियों का उपयोग करते थे। अब हम अपनी पारिवारिक परंपराओं की बात करेंगे। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता ने कहानी सुनाने के माध्यम से सांस्कृतिक मूलों और पारिवारिक इतिहास को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कहानियाँ पीढ़ियों को जोड़ने और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षित करने के साधन के रूप में काम करती थीं। संक्षेप में, प्राचीन भारत में कहानी आधारित शिक्षा केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी। ये एक सोफिस्टिकेटेड पेडागॉगिकल अप्रोच थी जो बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देती थी।
कहानी आधारित शिक्षा के भाग 1 से लेकर भाग 7 तक हम प्रत्येक एपिसोड में कुछ मोटिवेटिंग और मॉरल बेस्ड कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की पहली कहानी है एंटीक ऑयल लैम्प। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक एडमिन क्लर्क और एक मैनेजर लंच के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें एक प्राचीन ऑयल लैम्प मिला। उन्होंने इसे रगड़ा तो एक जिन्न बाहर आ गया। जिन्न बोला, मैं आप में से प्रत्येक की केवल एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। पहले मैं, एडमिन क्लर्क बोला। वो कहने लगा, मैं गोवा में रहना चाहता हूँ और स्पीड बोट चलाना चाहता हूँ। पफ, वो चला गया। अगला मैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोला। मैं केरल जाना चाहता हूँ और समुद्र तट पर आराम करना चाहता हूँ। पफ, वो भी चला गया। ठीक है, अब आपकी बारी है, जिन्न ने मैनेजर से कहा। मैनेजर बोला, मैं चाहता हूँ कि उन दोनों को लंच के बाद ऑफिस में वापस आ जाना चाहिए। तो मॉरल स्टोरी का है कि हमेशा अपने बॉस को पहले बोलने दें। दूसरी कहानी है अप्रिय स्थिति को समझदारी से संभालना। एक बार एक बिग मॉन्क और एक लिटिल मॉन्क साथ साथ यात्रा कर रहे थे। वे एक नदी के किनारे पहुँचे और पाया कि पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्हें नदी पार करनी थी। वहाँ पर एक सुंदर महिला भी थी जो क्षतिग्रस्त पुल पर फंस गई थी और नदी पार नहीं कर पा रही थी। बिग मॉन्क ने उस महिला को अपनी पीठ पर नदी पार कराने की पेशकश की। महिला ने स्वीकार कर लिया। लिटिल मॉन्क को बिग मॉन्क के इस कदम से झटका लगा। बिग मॉन्क इस महिला को कैसे ले जा सकता है, जबकि हमें महिलाओं के साथ अंतरंगता से बचना चाहिए। बिग मॉन्क ने महिला को अपने पीठ पर उठाकर नदी पार कराई और लिटिल मॉन्क नाखुश होकर उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे नदी पार कर गए तो बिग मॉन्क ने महिला को नीचे उतार दिया और वो महिला से अलग हो गए। कई मील तक पूरे रास्ते में लिटिल मॉन्क बिग मॉन्क के इस कृत्य से बहुत दुखी रहा, लेकिन वो चुप रहा। बिग मॉन्क को अपनी सिचुएशन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अंत में कई घंटों के बाद एक विश्राम स्थल आया। तब लिटिल मॉन्क बिग मॉन्क पर गुस्से से भड़क उठा। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप बिग मॉन्क हैं? आप एक सुंदर महिला को अवसर प्राप्त करते ही छू लेते हो। आपने मुझे जो भी शिक्षाएं दी हैं वो आपको एक पाखंडी बनाती हैं। बिग मॉन्क ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैंने कई घंटे पहले नदी के किनारे सुंदर महिला को छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसे क्यों ढो रहे हो? तो स्टोरी का मॉरल है, हम अपने जीवन में कई अप्रिय चीज़ों का सामना करते हैं। वे हमें परेशान करती हैं, हमें गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन लिटिल मॉन्क की तरह हम उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। तो हमें नदी पार करने के तुरंत बाद वजन को छोड़ देना चाहिए। तीसरी कहानी है विंस्टन चर्चिल पर। किसी गांव में एक गरीब स्कॉटिश किसान रहते थे। उनका नाम फ्लेमिंग था।
एक दिन वो जीविका कमाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पास के दलदल से मदद के लिए पुकार सुनी। उन्होंने अपने औजार फेंके और दलदल की ओर भागे। वहाँ कमर में तक कीचड़ में धंसा हुआ एक भयभीत लड़का था जो चिल्ला रहा था और खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। किसान फ्लेमिंग ने उस लड़के को एक भयानक मौत से बचाया। अगले दिन एक शानदार गाड़ी किसान की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। एक रईस व्यक्ति ने उस लड़के के पिता के रूप में अपना परिचय दिया जिसे किसान फ्लेमिंग ने बचाया था। रईस ने कहा कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं भी आपको इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। उसी समय किसान का बेटा परिवार की झोपड़ी पर आ गया। कुलीन व्यक्ति ने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? हाँ, किसान ने गर्व से उत्तर दिया। कुलीन बोला, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा। मैं आपके बेटे को अपने बेटे की ही तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करूंगा। यदि आपका लड़का अपने पिता जैसा है तो निस्संदेह वो ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व होगा। और उस रईस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। किसान फ्लेमिंग के बेटे ने लंदन में सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। बाद में वो दुनिया भर में पेनिसिलिन के खोजकर्ता के रूप में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के रूप में जाने लगे। सालों बाद रईस के उसी बेटे को जिसे दलदल से बचाया था निमोनिया हो गया। इस बार उसकी जान किसने बचाई? पेनिसिलिन ने। रईस का नाम था लॉर्ड रेडोल्फ चर्चिल। उसके बेटे का नाम था सर विंस्टन चर्चिल। तो कहानी का मॉरल है कि जो बोओगे वही काटोगे। अगली कहानी है, उसका शीर्षक है एक रिसर्च पेपर। जंगल में धूप वाला दिन था। एक खरगोश अपने बिल के बाहर बैठा अपने टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। एक लोमड़ी टहलने के लिए बाहर आई। लोमड़ी बोली, तुम किस टॉपिक पर काम कर रहे हो? खरगोश, एक रिसर्च पेपर पर। लोमड़ी, ये रिसर्च पेपर किस बारे में है? खरगोश, मैं लिख रहा हूँ कि खरगोश लोमड़ियों को कैसे खाते हैं। लोमड़ी, ये क्या बेवकूफ़ी है, कोई भी मूर्ख जानता है कि खरगोश लोमड़ियों को नहीं खाते। खरगोश बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वे दोनों खरगोश के बिल में गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद खरगोश अकेले अपने टाइपराइटर के पास लौटता है और टाइप करना शुरू कर देता है। जल्दी ही एक भेड़िया आता है और मेहनती खरगोश को देखने के लिए रुक जाता है। भेड़िया ने पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? खरगोश, मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ कि खरगोश भेड़ियों को कैसे खाते हैं। भेड़िया, तुम ऐसी बकवास को पब्लिश होने की उम्मीद करते हो? खरगोश, क्या तुम देखना चाहते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? खरगोश और भेड़िया बिल में चले जाते हैं। फिर खरगोश कुछ मिनटों के बाद खुद वापस आता है और टाइप करना शुरू कर देता है। अंत में एक भालू आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? खरगोश, मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ कि खरगोश भालुओं को कैसे खाते हैं। भालू, ये तो बहुत बेवकूफ़ी भरा है। खरगोश, मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही वे बिल में प्रवेश करते हैं, खरगोश भालू को शेर से मिलवाता है। तो स्टोरी का मॉरल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि आपका रिसर्च का आइडिया कितना बेवकूफ़ी भरा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस बॉस के लिए काम कर रहे हैं। 5वीं कहानी का शीर्षक है दूध का गिलास। एक दिन एक गरीब लड़का जो स्कूल की फीस भरने के लिए घर घर जाकर सामान बेचता था, उसने पाया कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं और वो भूख लगी है। उसने तय किया कि वो अगले घर में जाकर खाना मांगेगा। उसने घंटी बजाई। घर से जब एक प्यारी सी युवती ने दरवाज़ा खोला तो उसने खाने की जगह पीने के लिए पानी मांग लिया। युवती ने सोचा कि वो भूखा लग रहा है, इसलिए वो इसके लिए एक बड़ा गिलास भर के दूध लेके आ गई। उसने धीरे धीरे दूध पी लिया। फिर लड़के ने पूछा कि मुझे इस दूध का कितना पैसा देना है। युवती ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी पर दया करने के लिए कभी भी पैसे नहीं लेने चाहिए। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। वो गरीब लड़का हार्वर्ड केली था। जब उस घर से निकला तो उसे ईश्वर और मनुष्य में उसका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया। कुछ साल बाद वही युवती गंभीर रूप से बीमार पड़ी। स्थानीय डॉक्टर ने उसे बड़े शहर भेज दिया, जहां डॉक्टर ने उसकी दुर्लभ बीमारी का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर हावर्ड केली को बुलाया। डॉक्टर केली ने जब उस शहर का नाम सुना जहां से वो महिला आई थी तो वो तुरंत उठ गए और अस्पताल के हाल से होते हुए उसके कमरे में गए। डॉक्टर केली ने उसे पहचान लिया। उस दिन से उन्होंने उसके मामले पर विशेष ध्यान दिया और लंबे संघर्ष के बाद लड़ाई जीत ली। डॉक्टर केली ने हॉस्पिटल ऑफिस से अनुरोध किया कि वो फाइनल बिल को स्वीकृति के लिए उनके पास भेज दें। उन्होंने बिल देखा और किनारे पर कुछ लिख दिया और बिल पेमेंट के लिए युवती के कमरे में भेज दिया। महिला को बिल खोलने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बिल चुकाने में उसकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। आखिरकार उस युवती ने बिल को देखा। बिल के किनारे पर लिखा था, 1 गिलास दूध से बिल का पूरा भुगतान किया। साइंड डॉक्टर हावर्ड केली। छठी कहानी है मेरे मित्र डॉक्टर बी सुशील कुमार नायडू ने इसे प्रेषित किया था, फाइनर इनसाइट्स ऑफ सक्सेस। सफलता क्या है? मैं आपके साथ कुछ फाइनर इनसाइट्स साझा करना चाहता हूँ। कृपया याद रखें, असफलता सफलता का अपोजिट नहीं है। ये सफलता का एक पार्ट है, घटक है। महान अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन, जिनके नाम पर 1000 से ज़्यादा अमेरिकी पेटेंट हैं, ने कहा था कि सफल होने का सबसे पक्का तरीका है कि हमेशा एक बार और प्रयास करना चाहिए। 999 बार बल्ब का आविष्कार करने में विफल होने के बाद थॉमस एडिसन ने कहा कि मैंने सीखा है कि बल्ब को 999 तरीकों से कैसे नहीं बनाया जा सकता। ये उनके 1000वें प्रयास की नींव बन गई, जिसमें उन्हें सफलता मिली। विश्व खिताब के लिए लॉन टेनिस के अंतिम गेम में मैच पॉइंट पर महान खिलाड़ी रूबेन गोंजालेस ने एक बेहतरीन शॉट खेला। रेफरी और लाइन्समैन ने कन्फर्म किया कि शॉट बहुत अच्छा था और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद अपने
प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते समय उन्होंने झिझकते हुए कहा कि शॉट कुछ फॉल्टी था, चलो हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया और दोबारा आखिरी पॉइंट खेला। उन्होंने सर्विस खो दी और मैच हार गए। हर कोई दंग रह गया। ऑफिशियली विश्व खिताब अपनी जेब में रखने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका जवाब था, अपनी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए यही एक काम शेष था। मेरे ड्राइंग रूम में रखा ये विश्व कप मुझे पूरी जिंदगी चुभता कि मैंने इस गलत शॉट के जरिए इसे जीता है। कुछ साल पहले हमारे देश में हैदराबाद शहर में एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ शुरू हुई। थोड़ी देर दौड़ने के बाद एक बच्चा गिर गया और उसे चोट लग गई। उसे गिरता देखकर बाकी बच्चे भी रुक गए, पीछे मुड़े और उसे अपनी बाहों में लेकर साथ साथ फिनिशिंग लाइन तक दौड़ते हुए चले। जाहिर है कि पूरी भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। तो मॉरल ऑफ दी स्टोरी क्या है कि सक्सेस और फेल्योर with integrity and dignity is superior to success at any cost। अब आखिरी सातवीं कहानी है मिशन संजीवनी बूटी। चलिए इस एपिसोड की आखिरी कहानी को हम हल्के फुल्के अंदाज में सुनते हैं। कल्पना करें कि अगर मिशन संजीवनी बूटी भारत में वर्तमान समय में हुई होती तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती। मिशन संजीवनी बूटी समाप्त होने पर और सभी के अयोध्या लौटाने पर हनुमान जी अयोध्या एडमिन ऑफिस गए और संजीवनी बूटी इकट्ठा करने के लिए हिमालय की अपनी ऑफिशियल यात्रा के लिए अपना टीए बिल प्रस्तुत किया। टीए क्लेम सेक्शन में एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क ने 3 आपत्तियां उठाईं। पहली आपत्ति, उड़ान शुरू करने के पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी अयोध्या के राजा भरत की कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। दूसरी आपत्ति, क्लेमेंट लोअर ग्रेड का अधिकारी होने के कारण हवाई यात्रा का हकदार नहीं था, फिर भी उसने यात्रा की। तीसरा, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था जो कि केवल एक पौधा था, लेकिन वो पूरा पहाड़ लेकर आए और इस प्रकार अनऑथराइज्ड एक्सेस बैगेज का उन्होंने क्लेम किया। इसलिए टीए क्लेम बिना कार्रवाई के वापस कर दिया गया, पास नहीं किया गया। भगवान राम ने इसे पुनः जांच करने के लिए वापस भेजा क्योंकि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए। चिंतित लक्ष्मण एलडीसी के पास गए और उसके साथ टीए बिल के दावे पर के मामले पर चर्चा की। एलडीसी ने फिर दावे पर अपनी टिप्पणी दी। पुनः जांच की गई। पॉइंट नंबर 1, संदर्भित समय के दौरान राम अपनी पादुका के माध्यम से वास्तविक राजा थे। उन्होंने उड़ान भरने के लिए आदेश दिए थे, इसलिए यह ऑर्डर प्रासंगिक है और वैलिड है। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा किसी आपातकालीन स्थिति में नॉन इंटाइटल्ड ऑफिसर को उड़ान भरने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो अधिकृत किया जा सकता है।
इसलिए एक लोअर ग्रेड कर्मचारी का हवाई जहाज से उड़ान भर के जाना वैलिड है। तीसरा, इस मामले में एक्सेस बैगेज भी उचित है, क्योंकि गलत सामान लाने पर एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। अंत में एलडीसी ने लिखा कि टीए क्लेम का भुगतान किया जा सकता है। इन 7 कहानियों के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। हम अगले मंगलवार को मिलेंगे और एड्यूवेंचर के अन्य एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक मामलों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यूवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।